हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लारावेल प्लस एआई। इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10 ऐसी स्किल्स जो सभी लारावेल डेवलपर्स को यहाँ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो स्टैक है या जो हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अब चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारे पास लारावेल है और यहाँ पर अब एआई आ चुका है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी स्टैक्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे अगर हमें रेलिवेंट रहना है 2026 या फिर आने वाले सालों में। देखिए, आजकल के ज़्यादातर जो डेवलपर्स है वो एआई का यूज़ कोड को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग पूछते हैं एआई से और वो हमारी फाइलों को फिक्स कर देता है, कोड को जनरेट कर देता है। लेकिन अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं आगे से, जिसके अंदर आपको एआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपके लारावेल के साथ में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल की जो कंपनियां हैं वो ऐसे डेवलपर्स को ढूंढ रही हैं जो लारावेल के साथ में एआई एप्लीकेशंस बना सकें। सिर्फ एआई का यूज़ करके वो कोड न जनरेट कर सकें, बल्कि एआई को अपने लारावेल के अंदर इंटीग्रेट करके हमारा जो एंड यूज़र है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर जो सबसे पहली स्किल्स है वो है आपकी एपीआई इंटीग्रेशन पार्ट। एआई का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट होता है आपका एपीआई। अगर हमें किसी चीज़ से बात करनी है तो हमें एपीआई का यूज़ करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन लारावेल के अंदर है और आप कुछ एपीआईज आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं ओपन एआई की हेल्प ले लूँ या क्लॉड की या फिर जेमिनी की यहाँ पर, तो आपको एपीआई सीखना पड़ेगा। तो एपीआई आपकी हेल्प करेगा इन सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए, और इनका आप इस्तेमाल अपने लारावेल एप्लीकेशन के अंदर एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत इजी है लारावेल के अंदर। लारावेल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम लोग अपने एपीआई से यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये सबसे बेस है। तो यहाँ पर आपको मास्टर होना पड़ेगा अपने एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर। आपको एपीआई का रिस्पॉन्स पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होता है, कैसे हम लोग इसको रिटर्न करते हैं ना, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आपका हो गया HTTP क्लाइंट हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ओ ऑथ टोकन कैसे होता है, यहाँ पर ऑथ टोकन्स, एपीआई कीज हो गया, बियरर टोकन, यहाँ पर JWT जैसे कि होता है ना। इस तरह की चीज़ें आपको टर्म आपको पता होना चाहिए। स्ट्रीमिंग आपको पता होना चाहिए कि रियल टाइम में कैसे हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो प्रिंट होते हैं चैट जीपीटी की तरह से, जैसे वो हमसे बात करो या 1 बाय 1 टेक्स्ट वो प्रिंट करते चले जाता है। रेट लिमिटिंग हो गई आपकी, एरर हैंडलिंग आपको कैसे करना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा अपने लारावेल के अंदर। अगर आपको एपीआई इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो एआई प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इनसे आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे और ना ही इनके रिस्पॉन्स को आप समझ पाओगे, कैसे पार्स करना है, कैसे उसको समझना है, ये सब चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत आपको करना है एपीआई इंटीग्रेशन से, इसको आप जरूर सीखो। फिर दूसरी स्किल्स है हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। देखिए, कई डेवलपर्स सोचते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एआई यूजर्स के लिए होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट और एक खराब प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में बहुत अंतर होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि राइट अ लारावेल कोड करके, मान लीजिए। तो अब इसको पता नहीं कि यार किस टाइप का कोड लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है मुझे, तो यहाँ पर अब एआई कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। उसको पता नहीं, तो अब वो जनरिक कोई ये कोड यहाँ पे जनरेट करके आपको दे देगा। लेकिन एक अच्छा प्रॉम्प्ट वो होता है जिसके अंदर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जनरेट अ लारावेल सर्विस क्लास विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रिपोजिटरी पैटर्न, और साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ पर हमारे एआई को पता है कि यार मुझे करना क्या है, तो अब ये अच्छा कोड यहाँ पर लिख पाएगा। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है तो प्रॉम्प्ट लिखते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, आपका क्लियर गोल होना चाहिए। अगर आप ही कंफ्यूज रहोगे तो एआई तो खुद भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे उसके अंदर चाहते हो। डिफाइन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आप डेटा चाहते हो या फिर कोड चाहते हो, है ना। एक टोन आप यहाँ पे सेट करो कि भाई प्रोफेशनल है या फ्रेंडली है, और फिर सेट बाउंड्रीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या अवॉइड करना है। अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे और आप एक अच्छा रिजल्ट भी उससे एआई से आप जनरेट करवा पाओगे अपने प्रोजेक्ट के लिए या कोड के लिए, या जो चीज़ आप वहाँ पर पूछना चाह रहे हो अपने एआई से। हर कंपनी अपना चैट जीपीटी बनाना चाहती है ना, इंटरनल चैट बॉट, कस्टमर सपोर्ट, डॉक्यूमेंट एनालाइजर असिस्टेंट, है ना, इस तरीके के, या फिर नॉलेज असिस्टेंट। लारावेल डेवलपर को भी एआई चैट एप्लीकेशन बनाना अब आना ही चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी एक लारावेल एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपने एक चैट का इंटरफेस आपने बनाया हुआ है, और ये जो चैट का इंटरफेस है ये आपका कनेक्टेड है आपके एपीआई से, जो कि ओपन एआई, क्लॉड या जेमिनी बैकएंड में आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, और यहाँ से यूज़र आपकी लारावेल एप्लीकेशन यूज़ करके उससे बात कर रहा है ना।
तो ये हो गया आपका एक चैट इंटरफेस। तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि चैट इंटरफेस का यूआई आपको कैसे बनाना है, मैसेज हिस्ट्री आप कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पर यूजर्स ने जो भी बात किया हुआ है उसको हिस्ट्री को स्टोर करोगे आप यहाँ पे। स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज, जैसे रियल टाइम में जो भी स्ट्रीम आती है उसको कैसे आपको प्रिंट करना वो आप यहाँ पे सीखोगे। सेशन आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और साथ में यूज़र का कॉन्टैक्ट, है ना। तो इसका यूज़ हो सकता है आपका सपोर्ट बोर्ड के अंदर और डॉक्यूमेंट असिस्टेंट के अंदर या फिर आपका नॉलेज असिस्टेंट के अंदर। पर ये यूज़ होता है जैसे कि एक यूज़र है, उसने एक मैसेज भेजा, वो लारावेल ऐप के पास गया, लारावेल ऐप यहाँ पे एपीआई यहाँ पर यूज़ कर रहा है एआई की, कोई भी हो सकता है इसमें से, और फिर वो यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है और यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है वो यूज़र को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अगली स्किल है यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस के। तो वेक्टर डेटाबेस यहाँ पर एक सिमेंटिक सर्च होता है जो नॉर्मल सर्च से थोड़ा अलग होता है। तो ट्रेडिशनल डेटाबेस यानी कि डेटा को रो और कॉलम में स्टोर करता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा मान लीजिए माई एसक्यूएल डेटाबेस है, तो यहाँ पर टेबल है, ये इसकी रो हो गई और ये इसके कॉलम्स हो गए ना, ये उसके फील्ड्स हो गए जो भी डेटाबेस के अंदर है। फिर यहाँ पर एक जो है एम्बेडिंग मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि यही जो है चैट जीपीटी का है, मान लीजिए कोई एक छोटा सा एम्बेडिंग मॉडल जो कि कन्वर्ट करेगा इसके टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में, एम्बेडिंग की फॉर्मेट में। अब ये जो अपना ये एम्बेडिंग है, ये कुछ इस तरीके से जो आप डायमेंशंस आप यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर स्पेस करके, इसी को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और ये यहाँ पर है वेक्टर डेटाबेस, है ना। यहाँ पर जो कुछ पॉपुलर जो वेक्टर डेटाबेसेस हैं वो आप देखोगे, यहाँ पे पाइनकॉन है, क्वाड्रेंट है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो पोस्टग्रेसक्यूएल है ये इस समय काफ़ी फेमस हो रहा है। तो आप ऑलरेडी एसक्यूएल जानते ही हो, अगर आप एसक्यूएल जानते हो इसके अंदर क्वेरीज करना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपको पोस्टग्रेसक्यूएल सीखना, ये बहुत आसान है, बिल्कुल सेम ही है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो रैक के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। स्किल नंबर 5 है यहाँ पर रैक की, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन करके। तो अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई मेरी कंपनी पॉलिसी क्या है, तो चैट जीपीटी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि आपकी कंपनी की किस बारे में है या उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है। लेकिन अगर हम अपनी कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा अगर हम उस चैट जीपीटी को दे देते हैं, तब वो समझ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बारे में बात हो रही है। और वो रैग सिस्टम आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करोगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का जो डेटा रहेगा उसको आप यहाँ पे चंक्स में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे। इसको कन्वर्ट करने के बाद आप इसको एम्बेडिंग में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे, जो भी एम्बेडिंग्स रहेंगी मैथमेटिकल टर्म में, और फिर आप उसको स्टोर कर लोगे अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस, यहाँ पर आपने इसको स्टोर कर लिया जो भी आपने ये चंक्स बनाए थे। अब ये जो वेक्टर डेटाबेस है, जब यूज़र कभी कुछ पूछता है तो इसमें से सर्च करके जो भी रिजल्ट रहेंगे, मान लीजिए दो रिजल्ट आपने उठाया, इसको फिर आप अपने एआई को दे दोगे, जो भी आपका एलएलएम मॉडल रहेगा, और वो इन्हीं दोनों के बिहाफ पे जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर जनरेट करके आपको दे देगा। तो ये होता है बेसिकली पूरा एक रैक का फ्लो। तो यहाँ पर जैसे कि एक जो है यूज़र है उसने एक क्वेश्चन पूछा, आपने सर्च किया अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर कि भाई क्या पूछ रहा है वो, रेलिवेंट चंक्स आपने निकाल लिए उनमें से ना, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 की बात की थी कि भाई 2 चंक्स मान लीजिए आपने वो निकाला और फिर उसको अपने एलएलएम को दिया और फिर वो उसको आपको जवाब दे देगा, है ना। एक एग्जांपल यहाँ पर है कि जैसे कि यहाँ पर लीव पॉलिसी पूछ रहा है कि हमारी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, तो अभी ये डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा आपकी कंपनी का जो भी है, उसमें से जो भी लीव से रिलेटेड होगा या फिर लीव जो भी पॉलिसीज़ होंगी उनको वो फैच करेगा और फिर एलएलएम को देगा, और एलएलएम उसके लिए एक जो अच्छा सा आंसर यहाँ पे क्राफ्ट करके यूज़र को दे देगा ताकि उसको समझ में आ सके। 2026 की सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है एआई एजेंट्स। चैटबॉट्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको कन्वर्सेशंस में आपको दिखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और वो आपको जवाब देता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चैटबॉट्स हमारे होते हैं। लेकिन जो अपना एजेंट होता है ना, वो आपके गोल को समझता है, प्लान करता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करना है। तो अगर आपने मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कर्सर अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर मान लीजिए कि आप क्लाउड कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने देखा हो कि वहाँ पर एजेंट्स अब ज़्यादातर आ रहे हैं। अब तो वीएस कोड के अंदर भी एजेंट आ गया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका जो प्रोजेक्ट होता है, आपने पूरा एक प्रोजेक्ट अपने एआई को दे दिया, एआई अब वहाँ पे प्लान करता है कि मुझे क्या क्या करना है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, और फिर वो उसी के बिहाफ पे वो पूरा वर्क करता है कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट आपके प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर, और फिर वो आपको एक अच्छा सा आउटपुट देता है या वो पूरा प्रोजेक्ट अब वो वहाँ पर कर पाता है। तो ये पॉसिबल हो पाया अपने एआई एजेंट के माध्यम से। तो एआई एजेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, एआई एजेंट्स यहाँ पर आपका कैलेंडर चेक कर सकता है,
स्लॉट्स फाइंड आउट कर सकता है, मीटिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, मेल आपको भेज सकता है ना, ये सारे काम आपका एआई एजेंट यहाँ पर कर सकता है। मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट टास्क ऑन योर बिहाफ, है ना, आपकी जगह पे वो ये सारे काम यहाँ पर कर सकता है। 7th नंबर पर है अपना MCP करके, जिसको हम बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल करके। तो MCP क्या होता है कि ये एआई वर्ल्ड का एक तरह से USB-C पोर्ट होता है बेसिकली। इसकी मदद से एआई एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पर एआई मॉडल है और इसको आप कुछ एक्सेस देना चाहते हो, जैसे आप अपने डेटाबेस का एक्सेस देना चाहते हो या गिटहब का या अपने CRM का या ERP का। तो आपने एक कुछ कोड लिखा और उसको फिर आपने, जिसको हम लोग बोलते हैं MCP सर्वर एक तरह से, और फिर उसको आपने दे दिया अपने इस LLM को, है ना। तो अब इस जो अपना एआई मॉडल है, इससे जब आप बात करोगे तो ये, अगर मान लीजिए आपने इससे पूछा, जैसे कि यहाँ पर हमने पूछा होगा कि भाई शो मी टॉप 10 कस्टमर फ्रॉम CRM, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर CRM है, तो अब ये क्या करेगा कि एआई क्वेरीज जनरेट करेगा CRM के लिए, और ये MCP के माध्यम से जो हमने यहाँ पर सर्वर बनाया हुआ है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा आपके CRM पर, है ना। तो यहाँ पर जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है, सबसे पहले आपने उससे सवाल पूछा कि भाई क्या क्या करना है। अब वो आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे टूल यहाँ पर यूज़ करना है या नहीं करना है। अगर करना होगा तो फिर ये कनेक्ट करेगा आपके इस MCP सर्वर से। अभी जो आपका MCP सर्वर रहेगा ना, ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा इस LLM मॉडल को कि क्या ये वही बंदा है जिसको हमें डेटा देना है। अगर वो हो जाता तो फिर वो उस टूल को यूज़ करके उसका रिजल्ट लेगा, और रिजल्ट जब मिल जाएगा उसको, तो फिर ये अपने एंड यूज़र को दिखा देगा या फिर उसको आउटपुट के तौर पे वहाँ पर वो दिखाएगा। तो ये भी कुछ रैग की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। रैग में क्या है कि हम उसको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग एक पूरा कोड लिख रहे हैं, अपना एक पूरा सर्वर सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि जो अपने एआई मॉडल्स हैं वो बात कर सके हमारे इन प्राइवेट फाइल्स से, है ना। ताकि आपका जो, जैसे कि अगर आप डेटाबेस से अगर आप चाहते हो कि आपका LLM बात करे या एआई मॉडल बात करे, तो आप वहाँ पर कुछ फंक्शंस आप वहाँ पे लिख सकते हो, कुछ APIs के तौर पे, या MCP आप वहाँ पे बना सकते हो जिससे कि वो बात कर सके। अगली स्किल है यहाँ पर PostgreSQL की, जो कि बहुत आप पॉपुलर है इस टाइम यहाँ पर एआई के आने के बाद। तो अगर आज आप सिर्फ MySQL जानते हो तो Postgres सीखना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, और आपको ये शुरुआत भी कर देनी चाहिए इसको सीखने के लिए, क्योंकि PostgreSQL में आपको मिलता है यहाँ पे जेसन सपोर्ट, फुल टेक्स्ट सर्च आपको यहाँ पर मिलता है, वेक्टर सर्च आप यहाँ पे कर सकते हो, और एडवांस इंडेक्सिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में PG वेक्टर एक्सटेंशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप जो एम्बेडिंग वगैरह आप स्टोर करके आप वहाँ पे सर्चिंग का आप यहाँ पे काम कर सकते हो ना। लारावेल के साथ में PostgreSQL अगर आप देखोगे तो लारावेल 13 के साथ में अभी PostgreSQL जो AIHD के जो अपना पैकेज है उसके साथ में भी। और अगर आप इसकी क्वेरीज भी आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक सिंपल SQL क्वेरीज की तरह ही है, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, यहाँ पर इंडेक्सिंग है और बाय, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग है, बट एकदम सेम आपको मिलेगा यहाँ पर। 9th नंबर पर है हमारा AI ऑटोमेशन वर्कफ्लो करके। जो भी आपका रिपीटेटिव टास्क होता है, जो आप रिपीट करते हो बार बार, उस वहाँ पर आप अपना सेव कर सकते हो टाइमिंग को। जैसे कि मान लीजिए आपका एक लीड फॉर्म है, वहाँ से आपने एआई को भेजा, और एआई यहाँ पर अब इसके इंटेंट को समझेगा, स्कोर देगा इसको ना, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फिर वैसा ही आपकी एंट्रीज करेगा CRM के अंदर, MCP के माध्यम से यहाँ पे कर सकता है, आपको मेल भेज सकता है, और कुछ अगर टास्क क्रिएट करना रहेगा तो वो भी यहाँ पर ये कर सकता है। तो ये पूरा आपका जो काम रहेगा वो आपका ऑटोमेटिक पे रहेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ टूल्स अगर आप देखोगे, जो भी ऑटोमेशन के टूल्स हैं, वो है N8N, जो काफ़ी समय पॉपुलर भी है, साथ में फ्लोवाइज भी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लैंग फ्लो भी है। तो यहाँ पर एक वर्क ऐसे कर रहा है कि लीड सबसे पहले फॉर्म से यहाँ पर कैप्चर हुई, कोई एक यूजर ने फिल किया, एआई मॉडल्स उसको प्रोसेस करता है, और फिर डेटा सेंड करता है अपने CRM पे, और वहाँ पर कुछ मेल जनरेट करता है, और फिर एडमिन को या किसी को मेल भेजता है, और फिर यहाँ से टास्क को वो क्रिएट कर देता है कि भाई अब आप इस लीड के साथ में आप यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो। तो ये आपका एक तरह से रियल लाइफ यूज़ में काफ़ी अच्छा यूज़फुल है, और आपकी कुछ जो भी आपके करंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको कुछ इस टाइप का ऑटोमेशन आपको बनाना है, जिससे कि वो अपने काम को ऑटोमेट कर सकें, है ना। जैसे कि यहाँ पे लीड मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट के लिए कर सकते हो, ई-कॉमर्स है, अपॉइंटमेंट्स बुकिंग हो गई, या फिर HR रिक्वायरमेंट्स हो गई, शॉर्ट लिस्टेड वगैरह के लिए ना। जो 10th नंबर पर है वो है आपकी सिस्टम डिज़ाइन फॉर AI एप्स। देखिए ये बहुत अंडररेटेड स्किल है, लेकिन AI एप्स बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन स्केलेबल AI एप्स बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यूज़र्स हैं, और यहाँ पे वेब है, मोबाइल है, फ्रंट एंड है, API गेटवे से हम लोग बात करते हैं लारावेल के साथ में, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विसेज हैं।
बट यहाँ पर हम लोग अब कैशिंग यूज़ कर रहे हैं, क्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, रेडिस वगैरह ना। वर्कर्स हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड जॉब्स यहाँ पे जो होता है, जो अपना सुपरवाइजर्स होता है, उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। डेटा स्टोर्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, जैसे S3 के अंदर जो भी हमारे एसेट्स हैं वो हैं। फिर यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, या फिर माइस्क्यूएल है, या फिर एसक्यूएलाइट है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारी जो क्यूज़ होते हैं, जो बैकग्राउंड जॉब्स होती हैं, वो आपको कैसे इंटीग्रेट करना है। रेडिस क्या है और ये कैसे काम करता है, कैशिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। साथ में कैशिंग की स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर वेब सॉकेट्स रियल टाइम में कैसे कम्युनिकेट करना है, और साथ में स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज को भी आपको समझना पड़ेगा कि एआई का रिस्पॉन्स जो भी आता है एपीआई से, वो कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो जो कि करंट एप्लीकेशन फॉलो कर रही है, या फिर सिर्फ आपने कोई एक प्रोजेक्ट बना दिया एक सिर्फ शो ऑफ के लिए। यहाँ पर अब आपको रियल ऐप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप कैशिंग भी हैंडल कर रहे हो, रिक्वेस्ट भी आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं उसको आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। साथ में आप यहाँ पे बैकग्राउंड जॉब्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, है ना। वेब सॉकेट्स आप रियल टाइम में आप चीज़ें भेज भी रहे हो, नोटिफिकेशन वगैरह। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इन 10 स्किल्स में से आप कौन सी स्किल सबसे पहले सीखना चाहोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।